तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी द रेडिकल क्लासेस में। हम हमारे पहले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एमएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें पहली यूनिट हम पढ़ रहे थे यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसी यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बता दिया था कि उसका इंट्रोडक्शन बता दिया था, और आज हम पढ़ेंगे उसी के अंदर आगे कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बता तो दिया था पहले, लेकिन एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वो काम में आएगा हमारे। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप की स्पेक्ट्रा होते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा होते हैं। नंबर वन इज इमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा मैंने आपको कल भी बताए थे, लेकिन एक बार आप ध्यान में दे लेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रा कौन से होते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा वो होते हैं जो किसी रेडिएशन के इमिट होने पर, जो रेडिएशन इमिट हुई है उनसे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। और किसी रेडिएशन या लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब देखो, मैंने आपको दोबारा रिवाइज क्यों करवाया? क्योंकि हमारी जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा वो किस टाइप का होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टाइप का होगा। तो यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रा होता है, कौन सा? यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रा होता है वो किस टाइप का स्पेक्ट्रा होता है? अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। इसलिए आज मेरे को रिवाइज करना जरूरी समझा मैंने इसको। अब देखो, ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है ये किस टाइप का हो गया? एब्जॉर्प्शन टाइप का स्पेक्ट्रा हो गया। अब इसी के लिए समझने के लिए, इसी स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन रूल पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं? एब्जॉर्प्शन रूल पढ़ने पड़ते हैं। तो देखो कैसे होता है एब्जॉर्प्शन, पहले वो टॉपिक समझते हैं हम। मान लीजिए कोई भी ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है? कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, मैं इसको मैटर बोल सकता हूँ। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है। अब मैंने जैसे इस पर रेडिएशन डाली, इस पर मैं क्या डाल रहा हूँ? रेडिएशंस डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस पर रेडिएशंस डाली हैं तो ये क्या है? ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन है। कौन सी रेडिएशंस हैं? इंसिडेंट रेडिएशंस हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर डाली, मान लीजिए इंसिडेंट रेडिएशंस है, उनकी इंटेंसिटी आई है। क्या है? आई है। वो आई इंटेंसिटी से क्या हो रही है? इस पर इंसिडेंट हो रही है। अब देखो, कुछ जो मैटर है कुछ को क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके अंदर कुछ क्या होंगी? एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस होंगी। मान लीजिए उसकी रेडिएशंस क्या है? आई आर है, सॉरी आई ए है, मान लेते हैं। कुछ क्या होती हैं? इसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो आई आर मैं उसकी रेडिएशंस मान लेता हूं रिफ्लेक्टिंग रेडिएशंस। ठीक है, और देखो क्या होता है, जो आपकी आगे निकल गई, ये कौन सी रेडिएशंस होती हैं आपकी? जो बिना कुछ किए ही क्या निकल गई? आगे निकली। इनको बोलते हैं ट्रांसमिट रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस बोलते हैं? ट्रांसमिट रेडिएशंस बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी रेडिएशंस, इनकी जो इंटेंसिटी है वो मान लेता हूं आई आर। मान ली मैंने। कुछ रेडिएशंस स्कैटर्ड भी होती हैं कि नहीं होती? तो स्कैटर्ड मान लेते हैं हम इसको। कुछ स्कैटरिंग रेडिएशंस हैं, मैं उनकी मान लेता हूं आई एस। ठीक है, इतनी कंडीशन किसी भी रेडिएशन को इमिट करने, इंसिडेंट करने पर इतनी कंडीशंस हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले जो रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? अगर किसी भी मैटर पे हम रेडिएशंस डालते हैं तो एब्जॉर्प्शन रूल क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? कि इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? जो आउटपुट दे रही है हमें, उनकी सारों की क्या होती है? योग के बराबर होती है। समझ गए? अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि आई जो इंटेंसिटी है वो बराबर होगी किसके? आई आर प्लस आई, सॉरी इसको टी लिखो ना, आई टी लिखो इसको, आई टी प्लस आई एस प्लस आई ए प्लस, इतनी हो गई। यह है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आई ए है वो बड़ा है, किससे? आई ए से।
है कि नहीं है भाई? आई ए में कितनी चीज़ें जुड़ रही हैं तब आई के बराबर आ रहा है। तो ये जो बची हुई जो रेडिएशंस हैं, इंटेंसिटी है, ये जो भी है, ये कहाँ गई? ये कहाँ से आई? ये क्या कर रही है? आई ए की इंटेंसिटी में कमी कर रही है कि नहीं कर रही? भाई अगर ये सारी चीज़ें न हो तो ये इसके बराबर हो सकती है? हो सकती है ना। तो कहने का मतलब जो इंसिडेंट की जो लाइट, इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एब्जॉर्बिंग लाइट की इंटेंसिटी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। या फिर दूसरे वे में मैं ये बोलूँ कि एब्जॉर्बिंग लाइट की जो आपकी रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है, एब्जॉर्बिंग रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से कम है, मतलब डिक्रीज हुई है ना इंटेंसिटी। तो इस डिक्रीज को सबसे पहले कितनी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था लेम्बर्ट। तो लेम्बर्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि जैसे किसी मैटर पे हम इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो जो इंसिडेंट लाइट की जो रेडिएशन है वो ज़्यादा होती है एब्जॉर्बिंग लाइट की इंसिडेंट से, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे इनकी इंटेंसिटी आपस में क्या हो जाती है? अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो डिक्रीज होने की जो पावर है, डिक्रीज होने का जो रीजन है, या इंटेंसिटी को डिक्रीज किस प्रकार हो रही है, उस रूल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? लेम्बर्ट ने बताया था। इसलिए सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं तो वो कौन सा पढ़ते हैं? लेम्बर्ट रूल। एब्जॉर्प्शन रूल में सबसे पहले अपना आता है लेम्बर्ट्स रूल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। सेम कंसेप्ट यही यूज में लेना है। देखो, सेम कंसेप्ट यही यूज में लेते हुए हम लेम्बर्ट रूल को पढ़ेंगे। लेम्बर्ट रूल क्या कहता है? लेम्बर्ट रूल क्या कहता है, इसका क्या मतलब प्रपोजल था, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार लिख के, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं इसको। लेम्बर्ट ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इंटेंसिटी ऑफ when we pass a monochromatic light, when we pass a monochromatic light on homogeneous मीडियम या मैटर, मतलब जो लेम्बर्ट ने रूल बताया था वो किसके लिए बताया था? मोनोक्रोमेटिक लाइट और होमोजेनियस मीडियम के लिए बताया था। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसकी हर एक पार्टिकल की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ सेम हो। मान लीजिए मैंने एक बल्ब लगा दिया 9 वोल्ट का, ठीक है, 9 वोल्ट का बल्ब लगा दिया, मैंने उसकी इंटेंसिटी चेक की तो मेरे पास आ रही है कितनी? 900 लुमेन आ रही है मान लीजिए, या फिर 2000 लुमेन आ रही है, जो भी आ रही है। अब उसमें जो पार्टिकल निकलेगा, जो भी रेडिएशन उस सोर्स से निकलेंगी, उस प्रत्येक सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है या जो इंटेंसिटी है वो 2000 लुमेन ही होगी। दैट मीन्स वो कौन सा है आपका सोर्स? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, अगर मैंने एक बल्ब लगा दिया, उससे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट निकल रही हैं, दैट मीन्स वो पॉलीक्रोमेटिक क्या है आपका? लाइट सोर्स है। तो जो लेम्बर्ट रूल है वो क्या कहता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको यूज में लेनी है। दूसरी इसने कंडीशन डाल दी कि होमोजेनियस मीडियम होना चाहिए। होमोजेनियस मीडियम का मतलब होता है कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो प्रत्येक पार्टिकल है उसका फिजिकल और केमिकली एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए, उस पर टेम्परेचर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कैसा होता है आपका? होमोजेनियस क्या होता है? मीडियम होता है। ठीक है, तो दो इसने कंडीशन रख दी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट रखेंगे और होमोजीनियस मीडियम रखेंगे। जैसे ही इस पे क्या करवाते हैं, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या रेडिएशन इस पे क्या करते हैं? पास करवाते हैं, देन डिक्रीज तो होगी ना। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या होता है? इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन intensity of the light is proportional to the
सॉरी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम thickness of medium is directly proportional to the directly proportional to the intensity of incident light. Intensity of the incident light. ये क्या था? लैम्बर्ट का रूल था। अब इसको समझते हैं, इसकी मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप देख सकते हैं, एक बार 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 पढ़ सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी पास ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन होमोजीनियस मीडियम, अगर हम किसी होमोजीनियस लाइट मीडियम में से मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैंने अभी आपको बताया था कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में कमी आती है, ठीक है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें जो डिक्रीज आएगा, किसके रिस्पेक्ट आएगा? मीडियम की मोटाई पे। थिकनेस ऑफ मीडियम, जो मीडियम हमने लिया है उसके मोटाई पे क्या करती है ये? मोटाई के विद रिस्पेक्ट जो इंटेंसिटी में कमी आई है उसकी दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। चलो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ। देखो, हिंदी में अगर इसको समझे तो क्या होगा? लैम्बर्ट रूल हिंदी में इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को होमोजीनियस मीडियम पे डालते हैं तो जो इंटेंसिटी में जो कमी आती है, इंटेंसिटी में जो कमी आती है उसकी दर किस विद रिस्पेक्ट मीडियम की मोटाई के विद रिस्पेक्ट जो उसके अंदर जो कमी आती है उस कमी की दर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जो हमने लाइट इंसिडेंट करवाई है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी पे क्या करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो गया ये कि डी आई रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज के लिए साइन आता है माइनस का, तो इसमें रेट हो गई, चेंजमेंट आ गया इंटेंसिटी में, अपॉन विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस ऑफ मीडियम। मान लीजिए मैंने एक्स, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये मीडियम लिया है, ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर x तक है, ठीक है। यहां पे मैंने रेडिएशन डाली I, डाल दिया I नोट, मान लो I नोट मान लिया, ठीक है। अब मैंने इस पर क्या कर दिया? ये रेडिएशंस डाली हैं, अभी अंदर जा रही है तो इसके कमी आएगी ना, वो कमी की दर इसकी मोटाई पे क्या करती है? विद रिस्पेक्ट होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये है आपका कौन सा रूल? लैम्बर्ट रूल। समझ गए? यहां पे क्या क्या है? डी आई है डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डी एक्स क्या है? थिकनेस ऑफ द मीडियम, आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूं तो माइनस का डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के आई लिख सकते हैं। अब देखो एक साइड कर लो इनको, डी आई अपॉन आई बराबर क्या होता है? के डॉट डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्या पास क्या आ गया? एक इक्वेशन आ गया। मान लीजिए एक नंबर इक्वेशन ये है, ए नंबर है, ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, ये माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा, माइनस का साइन उधर भेजोगे, डी आई अपॉन आई हो गया, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस का के डॉट डी एक्स। अब आपको डी आई दिख रहा है, उधर डी एक्स दिख रहा है, मतलब इंटीग्रेटिंग हुआ है, पहले इनका क्या हुआ है? अवकलन हुआ है, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर है। अब इनको एक जगह करना है। अगर कोई चीज़ अलग अलग टुकड़ों में है, 2 इधर पड़े हैं, 2 इधर पड़े हैं, 4 इधर पड़े हैं, अब इनको सबको समेट के एक जगह लाना है तो इनका क्या करना पड़ेगा? हमें योग करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में अगर योग करने का दूसरा मेथड है तो वो कौन? आपका इंटीग्रेशन है।
अगर किसी चीज़ को मैथमेटिक्स में तोड़ना है तो उनको कर दो डिफरेंशिएट, अगर किसी को एक से करना है तो कर दो इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन कर दो उसका। तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो कैसे करते हैं, मान अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था उस डायग्राम के अंदर, जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी, देन i की वैल्यू क्या थी आपकी, i नोट, यही थी। अब देखो अगर x की वैल्यू मैं x करता हूँ, यानी कि वो इंटेंसिटी जो लाइट है वो उसने पूरी पार कर ली उस मीडियम को, देन मैं उसकी इंटेंसिटी मान रहा हूँ I = I, मान ली। अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास दो लिमिट आ गई, I नोट से I, bi/i = क्या आ गया, k.dx, इधर बाहर माइनस का सीन, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 0 से x, यही बना। 0 पे क्या है आपका I नोट, ये 0 रहा, ये I नोट रहा। x पे क्या है I, तो x पे I रहा, ठीक। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1/x है और इसका dx के विद रिस्पेक्ट आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये होता आपका log x, क्या होता है, log x। तो यहाँ पे i है, वहाँ पे x था, तो यहाँ पे i है तो x की जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका ln i, और आपकी लिमिट आ जाएगी I नोट से I के बीच में, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, अगर मैं बात करूं 1.dx का इंटीग्रेशन होता है x, 1.dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे देखो k तो आपका क्या है भाई, k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस k हो गया, 1.dx बचा अंदर, तो dx 1.dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इधर मैं x लिख दूं और लिमिट लगा दूं 0 से x। अब हमें लिमिट खोलनी है इसकी, तो लिमिट कैसे खोलती है, अपर लिमिट अप्लाई करो माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो। तो जहाँ पे i दिख रहा है वहाँ पे पहले अपर लिमिट, फिर i दिख रहा है वहाँ पे लोअर लिमिट, बीच में माइनस का साइन लगा। तो देखो कैसे होता है, ln अपर लिमिट लगाओ i की जगह, तो अपर लिमिट है i, फिर लगाओ लोअर लिमिट, ये लो i की जगह i नोट, बीच में साइन लगाना है माइनस का, लगा दिया। ये दूसरी स्टेप है आपकी, ये तीसरी स्टेप है। = इधर भी सेम कंडीशन है, इधर भी सेम कंडीशन है, पहले अपर लिमिट लगाओ x की जगह, माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर लोअर लिमिट लगाओ, क्लियर। अब देखो ln i, एक फॉर्मूला आप और याद रखोगे कि ln a माइनस ln b = होता है ln/b, ठीक है। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स का है, बायो वाले स्टूडेंट ध्यान दे लेंगे थोड़ा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या a की जगह i है, तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया i, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, फिर ln b की जगह i नोट है, तो इसकी बट्टा में मैं लिख सकता हूँ भाई, a की जगह मैंने i माना है तो i लिख दिया, b की जगह i नोट माना है तो b की जगह i नोट लिख दिया। नेक्स्ट देखो माइनस का k, x - 0 x, ठीक है। अब देखो ln ये आ गया आपका, अब मेरे को इस log को हटाना है, इस log को क्या करना है, हटाना। अब इसके मेरे पास दो मेथड हैं, मेथड तो वैसे एक ही है लेकिन उसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। मान लीजिए मैं ln को हटाना है मेरे को, और आगे क्या है आपका, कोई भी x वैल्यू है, कोई भी x वैल्यू है, मैंने को log हटाना है। तो कैसे उठाओगे, देखो यहाँ पे जो e होता है, अगर नेचुरल log है तो यहाँ पे नीचे इसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है, e होती है। तो अगर मैं इधर भी e लगा दूं और इधर भी e लगा दूं बेस में, तो e log e कितना होता है, 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, e की पावर x। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर दो, यहाँ पे e लगा दो, यहाँ पे e लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, e की पावर माइनस का kx, यही बचा। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं क्या, i बराबर
आई नोट ई की पावर माइनस का के एक्स। ये आपका डेरिवेशन आएगा किसका, लैम्बर्ट रूल का मैथमेटिकल फॉर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, देखो इंसिडेंट लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ये रही, उसके अंदर कितनी कमी आई, ये कमी रही, तब दोनों बराबर हुए हैं ना भाई, ये कमी आई है इसके अंदर, तभी तो यहाँ पे गुना हुआ है, तो कितने गुना कमी आ गई, e की पावर माइनस का के एक्स गुना इसके अंदर कमी आई है अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट रूल। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल दे दे तो आपको इंसिडेंट लाइट की क्या दे देगा, इंटेंसिटी दे देगा, उसकी क्या दे देगा, मोटाई दे देगा, निकाल सकते हो आराम से, कितने उसमें परिवर्तन है निकाल सकते हो ना, दैट्स इट, बहुत ईजी है। तो लैम्बर्ट रूल ये था अपना, ये आप फॉर्मूले याद रख लोगे कुछ इसके अंदर काम में आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं तो वो तो आपको मैथ वालों के लिए तो ईजी हो जाएगा, बायो वालों को थोड़ा रटना ही पड़ेगा। वो लोग के फॉर्मूले यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है तो यहाँ पे थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बाकी पढ़ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में है लेकिन थोड़ी मतलब फिजिकल वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लैम्बर्ट रूल क्या कहता है, लैम्बर्ट ने सबसे पहले क्या बताया था कि जब भी किसी इंसिडेंट, किसी मैटर पे हम कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो जब वो एब्जॉर्ब होकर निकलती है तो उसकी में कुछ कमी आती है। अब वो कितनी कमी आ रही है, उसके अंदर किस दर से कमी आ रही है, उसको किसने समझाया था, लैम्बर्ट ने समझाया था। तो उसने अपना एक रूल निकाल दिया, वो रूल क्या कहता है कि जो उसके अंदर रेट, जो उसकी कमी के अंदर जो रेट में जो कमी आई है, सॉरी जो उसमें जो कमी आई है उसकी जो रेट है वो पहली बात तो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम की मोटाई पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले तो उसको घसीटना है साथ में, जो मीडियम की मोटाई है उसको साथ में ले लो। तो हम कैसे बना सकते हैं इस रूल को कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू द होमोजीनियस मीडियम। दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है और ये ड्रॉबैक रहा इस रूल का कि इसने कौन सी ले लिया, मीडियम, होमोजीनियस मीडियम ले लिया और मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली। हेट्रोजीनियस मीडियम पे कोई काम ही नहीं कर रहा था, पॉलीक्रोमेटिक लाइट पे ये रूल काम ही नहीं कर रहा था, तो इसका ड्रॉबैक भी रहा है, इसकी कमी भी रही है इस रूल की। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन होमोजीनियस मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद द थिकनेस ऑफ मीडियम, मीडियम की थिकनेस के साथ साथ जो इंटेंसिटी की जो कमी आ रही है रेट में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे क्या होती है, डिपेंड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमने ये लिखा, यहाँ पे के क्या है, के कांस्टेंट क्या है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू पे कुछ भी आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम किस नेचर का है उस पर डिपेंड करेगा वह कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इसने आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, वैसे वैसे करना है, बहुत ईजी है। बायो वाले के लिए थोड़े हार्ड हो सकते हैं लेकिन वो फॉर्मूले थोड़े से आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये पहला रूल था अपना एब्जॉर्प्शन रूल, एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर पहला लॉ था, ये किसने दिया था, लैम्बर्ट ने दिया था। अब देखो इसके बाद में इसमें कमी नहीं थी, कुछ दूसरे वैज्ञानिक आए। अब पता है आपको एक चीज़, अगर कोई बंदा ले आता ना नहीं, अगर कोई बंदा कोई चीज़ नहीं ले आता तो उस पर कमी निकालनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भी एक हाल फिलहाल में केस चल रहा ना, पाकिस्तान से वो सीमा हैदर आ गई, अब लोग वो बंदे ने ले आया उसको, अब उन हमारे इंडिया वालों की तो कोई नई चीज़ थी वो, अब उसमें न्यूज़ वाले उसमें कमी निकाल रहे हैं कि सीमा ऐसी है, सीमा वैसी। तो क्या होता है कि इससे इन भी होता है साइंस वालों में, ये क्या करते हैं, जैसे किसी ने एक चीज़ की खोज कर दी, अब उस पर मतलब इन्वेस्टिगेशन और करते हैं वो, और अगर इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां निकलेंगी, कुछ खूबियां निकलेंगी। तो इसमें कुछ कमियां निकली थी और फिर एक नए वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बियर। वो पीने वाले नहीं है भैया, हन्ना बादलू है, ये नाम है, अंग्रेज़ों के नाम ऐसे होते हैं और हमें रटने पड़ते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की मतलब जो भी है, तो बियर आया था एक वैज्ञानिक और उसने क्या कहते हैं कमी निकाल दी इसके अंदर। कमी छोटी सी थी लेकिन हमें पढ़ना पड़ रहा है भाई, केमिस्ट्री तो वैसे ही कमियों से बनी है, गलतियों से पढ़नी पड़ रही है हमें, कितनी तो अपवाद है इसके अंदर, चलो जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बियर आया था, उसने क्या बताया था कि चलो वो सारी चीज़ें ठीक है आपकी, लैम्बर्ट साहब आपकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मेरे को एक डाउट लग रहा है। वो डाउट क्या है, उसने बोला कि अगर मैं एक इंटेंसिटी को नहीं बोल सकता ना,
मैं नहीं बोल सकता कि जो इसमें जो कमी आ रही है इसकी रेट में, इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसमें कमी आ रही है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कोई हेट्रोजीनस क्या ले लूँ, मॉलिक्यूल मीडियम ले लूँ, अगर मैं कोई हेट्रोजीनस क्या ले लूँ, मॉलिक्यूल या मीडियम ले लूँ, तो उसकी कंसिस्टेंसी पे तो भी डिपेंड करेगा ना, उसकी सांद्रता पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं लिक्विड फॉर्म में कोई मीडियम ले रहा हूँ तो उसकी कंसिस्टेंसी तो काउंट ही नहीं हुई यहाँ पे, उसकी क्या सांद्रता है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, वो कितना मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी सांद्रता क्या है, उस पर भी तो डिपेंड करेगी ये चीज़। तो लेम्बर्ट ने कहा भाई हाँ हो सकता है, तो फिर आप लेम्बर्ट को बोला तो तू बैठा रहे, अब मेरा रूल निकालूंगा मैं। तो उसने क्या किया, फिर उसने एक रूल और निकाल दिया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सेम टू सेम यही रूल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बस ओनली, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इतना लिखूंगा, बीयर्स रूल। और उसने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज वेल एज, इतना ही जोड़ दिया उस कमीने ने, और हमें पूरा पढ़ना पड़ रहा है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। लो जी, नया रूल तैयार, पढ़ लो इसको भी। सेम टू सेम वही रूल था लेम्बर्ट भाई साहब का, बस एक कमी, एक चीज़ और जोड़ दी उसने, क्या कि जो ये मीडियम ले रहे हो ना आप, जिस पे आप लाइट डाल रहे हो, उस मीडियम की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगी आपकी, जो उसमें कमी आ रही है, किसमें, इंटेंसिटी में। कौन सी इंटेंसिटी में, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में। और एक चीज़ उसमें जोड़ दी कि वो मानते हैं हम कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, साथ में किस पे भी डिपेंड करेगी, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगी। दोबारा छापो इसको, मैंने तो लिख दिया, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कार्रवाई करता हूँ थोड़ा, देखो सेम टू सेम वही कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना। उस बंदे ने पहले वाले ने बताया था कि किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे, अब इसने बोल दिया कंसंट्रेशन सी पे भी डिपेंड करेगी, सी पे डिपेंड करेगी, तो भाई करो काम स्टार्ट, डी आई अपॉन डी एक्स, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे, के आई सी, वही के आपका कांस्टेंट, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। के किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें वही सेम कार्रवाई करनी है, डी आई अपॉन आई हो गया, तो के सी एक्स आ जाए, सॉरी डी एक्स आ जाएगा, इधर माइनस का चिन्ह इधर लेके जाओ, तो डी आई अपॉन आई माइनस का के सी डी एक्स, ठीक है। अब वही कैलकुलेशन करनी है हमें इधर कि x बराबर 0 पे i बराबर आई नोट, x बराबर x पे i बराबर i, सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के सी, यहाँ पे सी बाहर आ जाएगी, ये लो सा, और लास्ट में यहाँ पे और क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं पूरी, एल एन आई माइनस एल एन आई नोट इजक्वल्स टू माइनस का के सी एक्स आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एल एन, अभी मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला लगाना है, आई अपॉन आई नोट इजक्वल्स टू माइनस का के सी एक्स, लोग हटाओगे तो ई लगा दोगे उधर, आई अपॉन आई नोट इजक्वल्स टू ई की पावर माइनस का के सी एक्स, यानी कि आई इजक्वल्स टू क्या जाएगा, आई नोट ई की पावर माइनस का के सी। ये लो सा बियर रूल कंप्लीट, ठीक है। अब ये दोनों लड़ रहे थे पहले कि तेरे में कमी है, तेरे में कमी है, दोनों ने अपने अपने अलग रूल दे दिए, पहले लेम्बर्ट ने दिया, उसमें कमी बियर भाई साहब ने निकाल दी, तीसरा आया बोले तेरे में भी कमी है, भाई तो उसको डिफाइन तो कर कि कोई मीडियम दोनों ले तो रहे हो, अब अपनी मर्जी से मीडियम ले रहे हो, अब उस मीडियम में कितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है वो तो बताओ हमें। दुनिया वालों ने पूछा, दुनिया तो कमी, भाई आपस में कमी निकाले, दुनिया तो कमी निकालेगी ना। दुनिया सोचने लगी भाई ये बंदा कर क्या रहे हैं दोनों, एक कमी निकाल रहा है, एक दूसरा मीडियम ले रहा है, एक दूसरा मीडियम ले रहा है। तो दूसरे वाले ने क्या, दोनों ने क्या सोचा कि यार हम दोनों आपस में एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं, चलो मिलके कुछ साथ में कुछ करते हैं, क्या शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो दुनिया वालों ने क्या पूछा उसको कि भाई जो मीडियम ले रहे हो वो कितनी अब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट को, वो तो बताओ हमें, उसमें पावर कितनी है, वो कितना अब्जॉर्ब कर पा रहा है। उस पावर के लिए एक रिलेशन और दिया था दोनों ने मिलके, और उस रूल को हम पढ़ते हैं लेम्बर्ट बियर रूल या बियर लेम्बर्ट रूल। तो तीसरा अपना जो अब्जॉर्प्शन लॉ है वो कौन सा है, बियर्स लेम्बर्ट रूल। चलो इसको मिटा दूं मैं, देखो तीसरा रूल दिया था वो दिया था किसने,
दोनों ने मिलके दिया था, और दोनों ने मिलके दिया तो वो कौन सा रूल आपका, बियर लैम्बर्ट रूल। देखो तीसरा रूल था अपना बियर लैम्बर्ट्स रूल। ठीक है, बियर लैम्बर्ट्स रूल क्या कहता है, इसने ये बताया था कि जो आप मीडियम ले रहे हो उसमें एब्जॉर्प्शन की पावर कितनी है, वो कितनी कैपेसिटी से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसका एक शॉर्ट टर्म होता है केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस। किसी भी मटेरियल के, किसी भी मीडियम के एब्जॉर्ब करने की पावर को बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इसने एक रूल दिया था, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ the absorptions of the medium is directly proportional to the concentration of medium as well as thickness of medium। ये दिया था भाई। ठीक है, अभी थिकनेस ऑफ मीडियम क्या है, इसका दूसरा भी बोल सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये पार्टिकल ले रखा है, सॉरी मीडियम ले रखा है, इसमें मैंने कोई रेडिएशन डाली, और वो रेडिएशन जिस टाइम पे आपको उसकी एब्जॉर्बेंस या कोई पॉइंट निकालना है, उस टाइम वो कितनी पाथ को वो क्लियर कर चुका है, वही उसकी विड्थ हो जाएगी, है ना। थिकनेस का मतलब यही है, जैसे मैंने इस पर रेडिएशन डाली और वो इधर से पार करते करते यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, एब्जॉर्बेंस या कोई भी उसकी कंडीशन निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए यहाँ पे आते ही, तो यहाँ पे इतनी जो ये दूरी है यही उसकी थिकनेस बन जाएगी उस टाइम। तो यहाँ की ये डिस्टेंस है, इसको थिकनेस बोल सकते हो या पाथ ऑफ रेडिएशन बोल सकते हो, कितने उसने पाथ को कितना कवर किया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिया था, अब्जॉर्बेंस को हम लिखते हैं ए से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी और एक्स के, ये आपकी कंसंट्रेशन और ये आपकी थिकनेस। ठीक है, तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं। ये आपका रूल है बियर लैम्बर्ट रूल, बियर लैम्बर्ट्स रूल, और इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका ए एप्सिलॉन सी एक्स। अब ये एप्सिलॉन क्या है, इसकी मैं सारी कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन होता है आपका एब्जॉर्बिटी, क्या होता है आपका एब्जॉर्बिटी। सी होती है आपकी कंसंट्रेशन, सांद्रता इसको हिंदी में बोलते हैं। एक्स आपकी हो गई थिकनेस। ठीक, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तीसरी चीज देखो, ए बच गई यहाँ पे, ए को बोलते हैं हम एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे भी एब्जॉर्बेंस ही करो। हाँ, ए क्या आपकी एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस का मतलब एब्जॉर्ब करने की पावर या कैपेसिटी। तो ये रूल था बियर्स लैम्बर्ट रूल। एब्जॉर्प्शन के तीनों रूल समझ में आ गए। सबसे पहले लैम्बर्ट भाई साहब है, उसने बोला कि मैं दूंगा सबसे पहले रूल, उसने दे दिया कि जो आपकी इंटेंसिटी लाइट में जो चेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू विड्थ ऑफ मीडियम या थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। तो उसने रूल दे दिया माइनस का डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरे भाई साहब आए, बोले तेरे में कमी है, बोले क्या कमी है, बोले कमी ये है कि मैंने इसको आगे क्या जोड़ूंगा, मैं इसके कंसंट्रेशन और जोड़ूंगा। तो बियर भाई साहब ने क्या बोल दिया, माइनस का डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी। उसने बोल दिया भाई कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरे भाई दोनों आपस में लड़ाई हो रही थी, दुनिया उनके मजे ले रही थी। अब दोनों मजे ले रहे थे, फिर दोनों ने मिलकर एक रूल दे दिया कि दुनिया तो मजा ना ले, तो दोनों ने मिलकर एक रूल दिया जिसको बियर लैम्बर्ट रूल बोलते हैं। और वो क्या बताता है, एब्जॉर्बेंस पावर को बताता है, यानी एब्जॉर्बेंस को बताता है। और वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम एंड द विड्थ या थिकनेस ऑफ मीडियम। तीनों रूल कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वो कंप्लीट होते हैं। अब हमें पढ़ना है कुछ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज में आती हैं,
उनके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ें देखो, चलो तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देख, इसमें पहली टर्म आपको यूज में लेनी है, वो लेनी है क्रोमोफोर। क्या यूज में लेना है? क्रोमोफोर। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो क्या होता है, मान लीजिए इसका मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं इसको, क्रोमो और दूसरा मैं इसको ले लूं फोर। क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है इम्पार्टिंग। ठीक है, अब ये क्रोमोफोर क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है कि कलर देने वाले क्या होंगे, क्रोमोफोर। ठीक है, देखो क्या होता है। क्रोमोफोर की डेफिनेशन क्या बताओगे आप? क्रोमोफोर की डेफिनेशन होती है कि एक कोवेलेंटली ग्रुप या एक ग्रुप that bonded with covalently bonded that responsible for the electronic transitions in a medium or a compound। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि a group that responsible for the इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने जब आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 4 प्रकार के बताए थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 किसी काम के नहीं हैं, 2 अपने काम के हैं। 2 क्या होते हैं? अलाउड होते हैं, 2 फॉरबिडन होते हैं, यही बताया था। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहाँ पे हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? इस क्रोमोफोर की वजह से हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं आपके ट्रांजिशंस होते हैं, वहाँ वहाँ आपको क्या दिखेगा? आपको कलर दिखेगा। तो ये किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको किसी कंपाउंड का कलर दिख रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, किसकी वजह से? क्रोमोफोर की वजह से। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे ग्रुप जो क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही साथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए मेरी बात? जैसे मैं इनका एग्जांपल ले दूं आपके पास, तो ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोमा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, NH2, या फिर NH2 नहीं, N डबल बॉन्ड N, या फिर NO2। ये सारे के सारे क्या है? आपके क्रोमोफोर हैं। समझ गए? समझ गए क्या भाई साहब? बिल्कुल सर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में भाग नहीं ले रहा, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? एन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और साथ में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे तो ओनली आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन भी और पाई इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, अलग ही पेयर बना के बैठे हैं। अगर किसी को चाहिए तो दान में दे देंगे भाई हम। तो देखो 2 प्रकार के हो गए ना यहाँ पे, एक एन वाला और एक पाई वाला। तो यहाँ पे जो क्रोमोफोर है वो भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला
pi to pi star chromophore and second one is n to pi star. n to pi star हो रहा है ना, n भी है और पाई भी है, यहाँ पे ओनली पाई पाई है, तो पाई पाई स्टार क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो क्रोमोफोर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर और एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर सॉरी। ठीक, अब इनकी डेफिनेशन कैसे दोगे पाई टू पाई स्टार की, सिंपल सी बात है, द क्रोमोफोर विच हैव ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स undergo the pi to pi star transitions। तो n to pi star क्रोमोफोर की डेफिनेशन क्या होती है, क्रोमोफोर विच हैव बोथ n बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो n to pi star ट्रांजिशन और pi to pi star ट्रांजिशन, यानी कि जिनके पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो उनके पास लोन पेयर और जो पड़े रहते हैं ऐसे ही, है ना, कोई अगर उनको डोनेट करना होता है तो वो डोनेट कर देते हैं, बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं, वरना अनपेयर के अनपेयर पड़े रहते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। तो वो क्या करते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दोनों ट्रांजिशन करते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन सा होगा यहाँ पे, एन टू पाई स्टार। मैंने कल आपको बताया था कि एनर्जी जो अपन लेवल बताया था, एनर्जी का जो ऑर्डर बताया था, उसमें बताया था कि एन टू पाई स्टार की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम होता है, मतलब वो ट्रांजिशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मेजरली ट्रांजिशन कौन से होते हैं, एन टू पाई स्टार, इसलिए इस क्रोमोफोर को क्या बोला जाता है, एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला जो टर्मिनोलॉजी हमारा वो देखते हैं, वो है अपना ऑक्सोक्रोम। दूसरा अपना कौन सा है, ऑक्सोक्रोम। देखो ऑक्सोक्रोम क्या होता है, इसको भी हम दो भागों में तोड़ेंगे। देखो दो इसके अंदर वर्ड आ रहे हैं, एक वो अपना ऑक्सो एंड दूसरा अपना आ रहा है क्रोम। ऑक्सो का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, क्या करना, इंक्रीज करना, एंड क्रोम का मतलब वही अपना कलर। ठीक है, ऑक्सो का मतलब हो गया किसी चीज को इंक्रीज करना और क्रोम का मतलब होता है कलर। तो ऐसे ग्रुप्स जिनका खुद का कोई कलर नहीं होता है और वो दूसरे ही कलर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उनका खुद का कोई कलर नहीं होता, वो दूसरे पे ऐड होके क्या करते हैं, उसके कलर को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी ब्लैक कलर के किसी आदमी को ले लिया और उस पर मैंने क्या पोत दिया, उसके तवे की कालिश क्या कर दी, मैंने उसकी पोत दी। पहले से काला था बेचारा, उसको और ज़्यादा काला कर दिया। तो जो अपनी कालिश थी वो क्या है, अपना ऑक्सोक्रोम है। वो क्या कर रहा है, उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। सेकंड एग्जांपल अगर लूँ मैं, वाइट, बोला वाइट ब्लैक वाले को टॉर्चर कर रहे हो, वाइट वाले को क्यों नहीं लेके आ रहे, वाइट को भी लेके आते हैं। देखो मैंने किसी अंग्रेज टाइप वाली लड़की को ले लिया, CBSE बोर्ड की, मतलब वाइट कलर की लड़की एकदम, और उस पर मैंने क्या लगा दी, फेयर लवली। वही फेयर लवली जिसका ऐड आता है ना कि 2 मिनट में बने चमगादड़ से परी, वही सेम फेयर लवली। तो मैंने उस पर एकदम पहले वाइट कलर की थी वो, अब उस पर मैंने और फेयर लवली लगा दी, तो वो क्या हो गई, और ज़्यादा वाइट हो गई। तो वो फेयर लवली वो क्या कर रही है, उसकी कलर को इंक्रीज कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ऐसे ग्रुप्स जो क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या फिर क्रोमोफोर, जिनकी क्या करते हैं, वो ऐड होकर उनकी इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, उनके कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, वो तो अपना नॉर्मल एग्जांपल था, केमिस्ट्री वाला ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन की मैंने लेमडा चेक की, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, इसमें मैंने रेडिएशंस डाली और इसकी लेमडा चेक की, तो लेमडा आई वो कितनी आई, लेमडा मैक्सिमम इसकी आई 255 नैनोमीटर। ठीक है, अब मैंने दूसरा लिया अपना ये, इसका नाम आप बताओगे मुझे क्या होता है, ये एनिलीन होता है ना। अब इसकी मैंने आपको लेमडा मैक्स चेक करवाई, तो आप बोलोगे सर इसकी लेमडा मैक्स आई है हमारे पास 280 nm आई है। पहले बेंजीन था, अब इस पे ऐड क्या हुआ है, ओनली ये ग्रुप ऐड हुआ ना, और इसकी लेमडा मैक्स कितनी चली गई, 280, मतलब लेमडा बढ़ रहा है, वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसकी वजह से, इस NH2 की वजह से। और सर मजाक थोड़ी, ऐसे कैसे बढ़ गया, इसका कोई रीज़न तो आपने बता दिया कि ये तो सर बढ़ रही है, ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो रीज़न भी देते हैं इसका। पहले अपना मान लीजिए ये A ग्रुप है और ये आपका B ग्रुप है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, NH2 है, इसके अंदर देखो क्या होता है, NH2 पहले अपना क्या था, ओनली बेंजीन था,
ओनली बेंजीन था, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था, अंदर रिंग के अंदर ही रेजोनेंस हो रहा था आराम से। क्या हो रहा था, कॉन्जुगेशन में थे, क्या आपके पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में थे, रेजोनेंस हो रहा था अंदर के अंदर, बात समेट रही थी घर के अंदर ही। लेकिन अब आ गया कौन सा, तीसरा आदमी। अब ये घर की बात नहीं रही, अब क्या होता है देखो, जैसे ही मैंने इस पे NH2 ग्रुप जोड़ा, जैसे ही मैंने इसके अंदर NH2 ग्रुप जोड़ा, तो ये NH2 ग्रुप के ऊपर क्या पाए जाते हैं, आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर। ये क्या होंगे, इस कॉन्जुगेशन में भाग ले लेंगे। भाई घर में अगर कोई तीसरा आदमी बाहर वाला एंट्री कर रहा है तो वो अपनी बात तो रखेगा, ठीक है। तो इसने क्या करवा दिया, इसके अंदर कलेश करवा दिया, लो जी, अपनी भागीदारी इसने निभा दी। जैसे इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये घर वाले इधर उधर भागने लगे। कहने का मतलब इनमें क्या होने लगा, रेजोनेंस होने लगा, ठीक है। रेजोनेंस होते ही क्या होने लगा, इसके अंदर रेजोनेंस होने लगा। अब ये रेजोनेंस जैसे ही होता है तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या आ गए, कॉन्जुगेशन में आ गए ना। चलो मैं एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ इसकी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगली नेक्स्ट वाली यही तो होगी इसकी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका NH2, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो पहले तो ये यहाँ पे बस बेंजीन के अंदर यहाँ पर हो रहा था सब कुछ, लेकिन अब ये तो बढ़ गया ना यहाँ पे। पहले इसके अंदर कॉन्जुगेशन था, अब बाहर वाले में कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, एक्सटेंशन हो रहा है ना। और इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन। और इस कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन की वजह से इसकी लैम्डा का क्या मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो भी देखते हैं। चलो मैंने क्या किया, पहले इसका कॉन्जुगेशन की मैंने बताया था कि जैसे ही कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन होगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी कैसे बढ़ती है, चलो मैं एक ये ले लेता हूँ। पहले वाले कंपाउंड के लिए मैंने ये एनर्जी लिया, तो ये आपका इसका क्या होगा, लो, और ये आपका क्या होगा, हाई। ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। अभी अब मैं ट्रांजिशन ये नहीं बता रहा कि कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, एक बार नॉर्मली आप लेके चलो कि ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। किसकी बात कर रहा हूँ, पहले ए वाले की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इसका एनर्जी गैप है वो कितना है, डेल ई ए है, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूँ, देखो दूसरा मैंने बी लिया, बी कौन सा आपका, ये NH2 वाला। इसको मैंने लिया तो इसका एनर्जी गैप कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यह आपका लो है, ये हाई है, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल ई बी वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वहां से अपना एक कंसेप्ट निकला कि डेल ई ए है वो ज्यादा है किससे, डेल ई बी से, दिख भी रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या E बराबर क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं होता। तो ये लिख सकते हैं क्या कि E, इस E A की जगह ये लिख सकता हूँ क्या मैं, HC अपॉन लैम्डा ए। H भी कॉन्स्टेंट होता है, C भी कॉन्स्टेंट होता है, चेंज होगी तो क्या होगी, लैम्डा इज ग्रेटर देन HC अपॉन लैम्डा बी। HC से HC कैंसिल कर दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो सर। ये लो लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए, आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब बी वाले की लैम्डा ज़्यादा होगी लैम्डा ए वाले से। तो ये देखो लैम्डा बी ए और ये लैम्डा बी, ज़्यादा कौन सी है, बी। वही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना, ये रहा। समझ रहे हो मेरी बात। तो लैम्डा बढ़ा, अब बोलो सर आपने तो ये भी बता दिया हमें कि लैम्डा बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर कलर वाली तो बात ही नहीं है अभी तक, अब तो मैं घुमा रहे हो, आएगी कलर वाली बात भी। देखो ये बताओ मेरे को कि ये एनर्जी गैप है और ये एनर्जी गैप है, यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन हो रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जल्दी होंगे या फिर यहाँ पे जल्दी होंगे। मान लीजिए आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, उसके घर की दूरी है 200 किलोमीटर। कितनी है, 200 किलोमीटर। तो आप महीने में एक बार चले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद आने लगी तो याद पिया के आने लगी, तो वहाँ पे अगर वो याद आ रही है वो गाना सुन के आप ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार चले जाओगे। अगर 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपके घर से उसके घर की, महीने में एक बार चले जाओगे। दूसरी तरफ अगर आपके पतिदेव की या फिर आपकी बॉयफ्रेंड की या फिर आपकी गर्लफ्रेंड की घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो आप बुर्स करने भी उसके घर पे जाके करके आओगे, जाओगे ना, मन में है तब चले जाओगे उसकी गली में। तो उसके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए वो ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आवाजाही करेगा। मतलब
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और क्रोमोफोर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहाँ पे ज़्यादा होंगे कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। वहाँ से उस कंसेप्ट से पढ़ लो। दूसरा कंसेप्ट देखो कलर वाला, यहाँ पे ये आपका लैम्डा, ठीक है। बात कर रहे हैं हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो विजिबल के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। बेंजानिया पिनाला पढ़ा था हमने छोटी क्लासों में। अरे विबिग्योर नहीं पढ़ा था क्या, ये रहा विबिग्योर, है ना, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे लैम्डा बढ़ती है रेड की तरफ जाते हैं, रेड की तरफ जाते हैं ना, रेड की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती है, अरे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कलर की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वोयलेट से। तो सेम वही तो कंडीशन आ रही है कि भाई जैसे ही NH2 जुड़ा इसकी लैम्डा बढ़ी तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी कलर की। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। तो ऑक्सोक्रोम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक ग्रुप होता है जिसका खुद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही क्रोमोफोर पे ऐड होता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसके कलर की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। तो आज के हमारे कुछ टॉपिक थे, शायद आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, यहीं पे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम MSc फाइनल का बेस लेके चल रहे हैं। कुछ ही समय में क्या होगा, MSc प्री का और BSc के सारे, मतलब BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल केमिस्ट्री का बेस आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को भी आप क्या कर दो, नोटिफाई कर दो, ऐड कर लो हमारे चैनल के ऊपर, ताकि उनको जैसे ही वीडियो है उनको क्या मिल से फ़ायदा मिल सके।